उसी का बस बकाया चुकाया जा रहा है। आप लोगों ने टीचर्स डे को इतना बेहतरीन मनाया था कि हम चिल्ड्रन डे को बेहतरीन ना मनाएं तो ये हमारे मान में गुस्ताखी होती। तो आप लोगों को यहाँ इतनी तादाद में इसीलिए बुलाया गया ताकि आप लोगों को आपकी उपस्थिति की, आखिर आपका वैल्यू क्या है, आप उपस्थित हो, आपकी पावर क्या है। आप लोग हमेशा जहाँ भी प्रेजेंट रहते हो, जहाँ जो चीज़ें करते हो, काम करते हो, पढ़ाई करते हो, जो चीज़ें आप करते हो, वहाँ पर अपना आकलन नहीं कर पाते, वास्तव में आप क्या हो या सोच नहीं पाते। आपको यहाँ इसीलिए बुलाया गया है कि समय समय पे आपको याद दिलाते रहा जाए कि आखिर आप हो क्या, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या प्रभाव पड़ता है उन्हें आपसे। अगर हम लोगों की सोच के बारे में देखें तो हमें इस बात से फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए कि वे लोग क्या सोचते हैं जिनकी सोच नीची है, जिनका खुद का अस्तित्व नहीं है, जिनका पड़ोसी उनको गाली देता है। अगर उनका पड़ोसी उनको गाली देता तो हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे तो हम कौन सा अच्छा बन जाएंगे। हमें ये बात देखना है कि आखिर वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं जिन्हें लोग अच्छा सोचते हैं, जिन्हें लोग महान कहते हैं। उन्हीं में एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो शख्स थे जिन्होंने आपको अधिकार दिया कि आपका भी एक दिन होना चाहिए जो दिन आपका हो, जिस दिन आपके बारे में सोचा जाए, जो पूरी तरह आपको समर्पित हो, और उस समय आपके गोल को देखा जाए, आपकी चीज़ों को देखा जाए, और भारत के बच्चों से क्या स्कोप है, क्या उम्मीदें हैं, क्या वे कर सकते हैं, क्या वे कर रहे हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जन्मदिन को आपको समर्पित कर दिया। आखिर क्या वास्तव में हम लोग उनके जन्मदिन को साकार कर रहे हैं? क्या उन्होंने जो सोचा था, क्या हम लोग उस पर अमल कर रहे हैं? इसी पे थोड़ी चर्चा होगी। मैं आपको थोड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में थोड़ा समझाऊंगा। एक बड़ी गंदी छवि है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। कहा जाता है कि कांग्रेस बदनाम हुई, लेकिन कांग्रेस को बदनाम करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को बदनाम किया गया और कहा गया कि ये वही नेता हैं जिन्होंने भारत को लूटा था। भारत के विकास में विरोध बन के भारत के अविकसित रहने का सबसे बड़ा कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। कहा जाता है अय्याश नेता थे। कहा जाता है सिगरेट और लड़कियों के साथ उनका गहरा नाता था, गहरा संबंध था। क्या वास्तव में ऐसा था? क्या चीज़ें सही में वैसी थी जैसे आप सोचते हैं, जैसा आपने सुना है? हमारे आसपास की दुनिया लोगों को उस नज़र से देखती है जिस नज़र में वो खुद होती है। कोई अगर मंद बुद्धि है तो किसी को अक्ल वाला या बुद्धिमान कहना पसंद नहीं करता, वो सबको अपने बराबर रखना चाहता है। तो क्या वास्तव में जो ये समाज कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, क्या वो वास्तव में ऐसे थे? उनके प्रारंभिक दौर से शुरू करते हैं। मैं उनके जन्म के बारे में नहीं जाऊँगा, जन्म आप जानते हो 14 नवंबर को हुआ था। मैं उनके सियासत के बारे में थोड़ा चर्चा करता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, 14 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। आपको ये बात मालूम होगी। 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त को नहीं हुआ था। 11:55 पे भारत को आज़ादी मिली। उस समय संसद भवन में के सेंट्रल हॉल में पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण शुरू हुआ रात के 11:55 पर ही, जबकि वो भाषण मॉर्निंग में भी हो सकता था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने एक एक मिनट को इतना कीमती समझते थे कि भारत की आज़ादी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। रात के 11:55 पर मीटिंग बुलाई गई। 14 अगस्त 1947 रात 11:55 पर मीटिंग बुलाई गई संसद भवन के सेंट्रल हॉल में। वहाँ पे नेहरू जी का भाषण शुरू हुआ। नेहरू जी की आंखों में आंसू था, आंसू दोनों थे, खुशी के भी और गम के भी। खुशी इस बात की थी कि हमें वो मिल गया जिसकी चाहत सदियों से थी, और गम इस बात का था हमसे वो छिन गया जो हमारा एक हृदय हुआ करता था। विभाजन भी हुआ, न सिर्फ आज़ादी हुई। विभाजन ने आज़ादी के मज़े को किरकिरा कर दिया। आज़ादी तो मिली लेकिन खुशियाँ नहीं मना पाए। आप इस बात को ऐसे ही सोच सकते हो कि हमारे सामने दिवाली है और गुजर जाए और हम एक दीप न जला पाएँ। ऐसी दिवाली किस काम की? भारत की वो दिवाली भी ऐसी ही थी। उस दिन वो रात जागी थी, रात सोना भूल गई थी। सेंट्रल हॉल में जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण शुरू हुआ, बादल गरजने लगे, बारिश भी शुरू हो गई। बारिश भी गवाही दे रही थी कि आज भारत खुश है, आज भारत उल्लास में है, आज भारत अपने सारे मैल को धुलेगा, आज भारत उन सभी चरणों को मिटा देगा, सभी चिन्हों को मिटा देगा जिन चिन्हों को अंग्रेजों ने भारत के ऊपर बनाया है। रात 11:55 पर उस बरसात में, उस कड़कती बिजली में पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण शुरू हुआ। उन्होंने एक लंबा भाषण दिया। उन्होंने कहा भारत आज़ाद हो गया है। वहीं पर एक पत्रकार थे खुशवंत सिंह, आपने नाम सुना होगा।
खुशवंत सिंह भी रो रहे थे, पूरी सेंट्रल सभा रो रही थी, क्योंकि जब हमें खुशियाँ मिलती हैं ना तो आंसू ऐसे होते हैं, आंसुओं की कोई पहचान होती नहीं है, ये खुशी के हैं कि दुख के। वो उनके लिए खुशी के आंसू थे, लेकिन रोए जा रहे थे पूरी सेंट्रल हाल। उसी में खुशवंत सिंह थे, वो भी रो रहे थे। रोते उन्होंने अपने एक रिफ्यूजी से कहा, शरणार्थी से, आप जानते हो शरणार्थी, उनसे कहा कि मेरा सब कुछ पाकिस्तान में छूट गया, क्योंकि वो पाकिस्तान के निवासी थे, वास्तव में भारत के ही थे लेकिन अब पाकिस्तान था। उन्होंने कहा मेरा सब कुछ तो पाकिस्तान में छूट गया, लेकिन मैं खुश हूँ कि आज भारत आज़ाद है। खुशवंत सिंह की इस बातों ने पूरे आसपास के लोगों को आंसुओं से पुनः भिगो दिया। लोगों ने फिर से खुशी का अनुभव किया, लेकिन खुशवंत सिंह ने दुख का भी अनुभव किया कि उनका पूरा सब कुछ, घर द्वार, आसपास के माहौल, वे सारी खुशियाँ जिससे वो जुड़े थे, पाकिस्तान में छूट चुकी थी। सब कुछ पाकिस्तान में छूट चुका था। नेहरू ने खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारण से सामाजिक विभाजन हुआ है, सामाजिक विभाजन होना नहीं था। कुछ गंदी राजनीतियाँ थी जिन्होंने समाज को तोड़ दिया, भारत को तोड़ दिया, उस अखंड भारत को तोड़ दिया जिसकी सीमाएं प्रकृति बनाती हैं। अब हिंदुकुश पर्वत से लेकर उत्तर हिमालय और पूर्वी हिमालय, पूरी तरह भारत चीन से, बाकी देशों से अलग है। इसकी सीमाएं प्रकृति बनाती है, पहाड़ों से इसकी सीमाएं रेखांकित होती थी, हिंदुकुश पर्वत, हिमालय और पूर्वी हिमालय। लेकिन आज भारत की सीमाएं बढ़ चुकी थी, भारत अखंड नहीं था, भारत खंड हो चुका था। इसी में खेद करते हुए कहा था कि राजनीतिक कारण के कारण सामाजिक विभाजन हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पर शब्द ज़्यादा बयान नहीं कर पा रहे थे, बस कुछ बातें हो पा रही थी। आप इस बात को ऐसे महसूस कर सकते हो, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो आपके पास जो शब्द होते हैं गायब हो जाते हैं, या तो आप जब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो भी आपके पास शब्द नहीं होते, केवल एक ही चीज़ें होती हैं, वो अंदर की सिसकियाँ। वही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर। पास में उनकी बेटी इंदिरा गांधी बैठी थी, इस बात को भली भांति अनुभव कर पा रही थी कि पिताजी खुश हैं लेकिन उससे ज़्यादा दुखी भी हैं, क्योंकि विभाजन के समर्थन में नहीं थे। लेकिन विभाजन के समर्थन में कहा जाता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भी। रीजन बस इतना सा कि वो नहीं चाहते थे कि भारत को लीड करने वाली वो राजनीतिक पार्टी सत्ता में आए जिसका नाम मुस्लिम लीग था, जिसमें भारत चलाने का कोई गुण नहीं था, लेकिन धार्मिक सत्ता अपनाने की एक बहुत बड़ी सोच थी। बस यही कारण था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विभाजन का समर्थन किया था। नेहरू जी ने कहा कि दोष जनता का नहीं है, बंटवारे की चाह राजनीतिक थी। जनता ने कभी नहीं कहा कि हम मुस्लिम हैं, हमको अलग देश चाहिए। जनता ने कभी नहीं कहा कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम के साथ नहीं रह सकते। ये बंटवारा केवल एक राजनीतिक चाह थी, राजनीतिक नेताओं की मांग थी, और राजनीतिक नेताओं ने अपने सियासती चाह के लिए भारत को तोड़ा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको व्यक्त करते हुए आगे अपनी बातें कही। उन्होंने कहा वे लोग जो किसी कारण पाकिस्तान नामक क्षेत्र में उपस्थित हैं, हमारे हिस्से हैं, हमारे हिस्से ही रहेंगे। पाकिस्तान अलग हुआ है लेकिन वह भारत ही है। उन्होंने कभी नहीं माना कि पाकिस्तान वास्तव में पाकिस्तान है। उन्होंने कहा पाकिस्तान भारत ही है, भारत ही था और भारत ही रहेगा। पाकिस्तान कभी अलग नहीं था, न कभी अलग हो पाएगा और न कभी हम उसे अलग होने देंगे। कुछ समय के लिए वो अलग हो सकता है, लेकिन वो भारत का हिस्सा था, भारत का है और भारत का रहेगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्द थे। उन्होंने आगे व्यक्त करते हुए कहा कि वास्तव में पाकिस्तान का अलगाव भारत को अपाहिज कर देता है। पाकिस्तान उन क्षेत्रों में आता है जहाँ पे बहुत सारी संपदाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत का आधा नदी तंत्र पाकिस्तान में जाता है, भारत की बहुत सारी संपत्तियाँ पाकिस्तान में जाती है, भारत की संस्कृति का आधा हिस्सा पाकिस्तान में जाता है। वो हड़प्पा सभ्यता जो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता में मानी जाती है, जो आज से 5000 साल पुरानी है। जब लोग शहर बनाया करते थे, आज तो गाँवों का विकास ठीक से नहीं हो पा रहा, वो पाकिस्तान में आधा चला गया। भारत की 5000 पहले की संस्कृति पाकिस्तान बंटने के कारण पाकिस्तान में आधी चली गई। ना भारत उसे अपना कह सकता है, ना पाकिस्तान अपना कह सकता है। नेहरू जी की आंखों में खुशी के साथ साथ दुख के भी आंसू थे। इंदिरा जी ने ये बात अनुभव किया था। नेहरू दुखी थे कि सांप्रदायिकता के नेतृत्व में मानवता को कुचल दिया गया। उन्होंने कहा सांप्रदायिकता, धार्मिक विचारधाराएं, इन्होंने मानवता को कुचल दिया। आज सांप्रदायिकता बड़ा धर्म बन गया, मुस्लिम बड़ा धर्म हो गया, हिंदू बड़ा धर्म हो गया और मानवता नहीं बची। इसी पे काफ़ी सारे विचार हुए, काफ़ी सारे विवाद हुए, लेकिन दुनिया में एक ही परम धर्म है, वो है मानवता, और उसी को कुचला जा रहा था। इस बात का दुख सबसे ज़्यादा था किसी को, तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
उन्होंने कहा पाकिस्तान जो भारत ही है जल रहा है। जो कुछ समय पहले दुखों को साझा करते थे, भारत और पाकिस्तान के लोगों को आपस में संबोधित करते हुए कहा कि वे लोग जो कुछ समय पहले हिंदू मुस्लिम का समर्थन करते थे, मुस्लिम हिंदू का समर्थन करते थे, कुछ समय पहले जो लोग आपस में दुखों का साझा करते थे, आज एक दूसरे के दुखों का कारण हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्द थे। नेहरू जी संसद से लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि राह में बिना दिवाली के दिवाली मनाई जा रही है। भारत का भूगोल बदल चुका है, भारत का इतिहास भी बदल चुका है। भारत 200-300 सालों से जो गुलाम था, गुलाम नहीं रहा, लेकिन भारत जो अखंड था वो अखंड भी नहीं रहा। उन्होंने व्यक्त किया कि भारत का भूगोल और इतिहास दोनों बदल चुका है। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने शब्द को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि भारत आज़ाद हो गया। उन्होंने इसके बारे में कुछ लाइनें बोली कि यह वही चाहत थी जिसकी चाह में देशभक्तों ने मौत को महबूब बना लिया था। मरकर भी उन्होंने भारतीयों के दिल में सदियों के लिए वजूद बना लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कहा कि आज रात जाग रही है, आज रात नहीं सोई है। वो 11:55 से 14 अगस्त 1947 11:55 से सुबह तक रात में शायद ही कोई सोया होगा, वो रात जागी थी। वो भारत की आज़ादी सदियों की खुशियाँ थी, एक दिन की मेहनत नहीं थी। उन्होंने इस शब्द को इसी तरह व्यक्त किया कि ये जो हमें मिला है ना, जो वतन मिला है हमें, जो हमें आज़ाद भारत मिला, ये हमारी चाह नहीं थी, बहुत सारे लोगों की चाह थी। ये इतनी चाह थी कि इसके लिए लोग जान गंवा बैठे। उन्होंने कहा कि इसी को लोगों ने सनम बना लिया था। यही भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बाकी बहुत सारे नेता, बहुत सारे गर्मपंथी नेता, नरमपंथी नेता, बहुत सारे नेता थे जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी प्रकार से चाहा तो एक ही उद्देश्य था, भारत की आज़ादी। और आज वही दिन था। इस बात का भरोसा किसी को हो नहीं रहा था कि आज हम आज़ाद हैं। आज़ादी की खुशियाँ बिखेरी नहीं जा रही थी, उसके लिए शब्द नहीं आ रहे थे। फिर अगला दिन आया 15 अगस्त 1947। इसके बारे में कुछ लाइनें हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्त किया। उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी खुशी को व्यक्त करते हुए कहा कि दिल ने चाहत की थी तुम्हारी, मन ने कहा मिलोगे तो इजहार करेंगे। दिल ने चाहत की थी तुम्हारी, मन ने कहा मिलोगे तो इजहार करेंगे। मुलाकात हुई सनम से आज़ाद वतन से, मन थम सा गया, दिल ने कहा शब्द कहाँ से लाऊं। फिर 15 अगस्त 1947 आगे की बातें हुई। अब लॉर्ड माउंटबेटन जो भारतीय गवर्नर जनरल थे, वो बाहर आए। अपने निवास से बाहर आकर वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले। उन्होंने कहा अब भारत आज़ाद है। लॉर्ड माउंटबेटन वास्तव में तो ब्रिटेन के थे, लेकिन मानवता उनके अंदर भी काफ़ी हद तक भरी हुई थी। कहा जाता है कि वो भारत को बांटना चाहते थे, पर वास्तविकता यही है कि उन्होंने अथक प्रयास किया था कि मोहम्मद अली जिन्ना से वार्तालाप करके भारत को एक रखा जाए, क्योंकि उन्हें कड़े निर्देश दिए गए थे कि भारत का विभाजन ना होने पाए। जितना हमें बताया गया कि अंग्रेज बुरे थे, अंग्रेज़ों ने हमारे साथ गलत किया, वास्तव में आज की राजनेता से तो अच्छे ही थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि अब भारत आज़ाद है, अब ये भारत आपका है, हम भारत को छोड़ के जा रहे हैं। नेहरू ने संसद भवन की ओर देखते हुए मन में विचार किया और उस झंडे को देखा जो ब्रिटेन का था, और मन में बोले अब ये ब्रिटेन के झंडे को हटाकर संसद भवन पर तिरंगा लहराने का वक्त आ गया। ये काम लॉर्ड माउंटबेटन से ही करवाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटेन के झंडे को उतारा और भारतीय तिरंगे को संसद भवन पर लहराया, और उनके हाथों से ये झंडा लहरा कर बहुत सारे भारतीय गर्व का अनुभव कर रहे थे कि जिन्होंने हमें आज गुलाम बनाया था, आज वो इतने मजबूर हैं कि हमें आज़ाद करना पड़ रहा है। नेहरू जी ने गांधी जी को याद किया क्योंकि ये वही नेता थे जिन्होंने मार्ग प्रशस्त किया था, राह दिखाई थी कि इस राह पर चल कर ही भारत आज़ाद हो सकता है, लेकिन वहाँ गांधी जी नहीं थे। कहा जाता है भारत की आज़ादी में गांधी जी का योगदान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, लेकिन भारत की आज़ादी गांधी जी के लिए किसी नर्क से कम नहीं थी। उन्होंने इसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हम भारत को आज़ाद करवाना चाहते हैं, ना कि भारत और पाकिस्तान को। हम दो मुल्कों की चाहत कभी नहीं रखते, हम एक मुल्क की चाहत रखते हैं। गांधी जी को इसलिए याद किया गया क्योंकि वो वहाँ पे नहीं थे, वो उस समय बांग्लादेश में थे। बांग्लादेश में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है। आपको मालूम, बांग्लादेश
बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बन गया था मुस्लिमों की संख्या की वजह से, और वहाँ हिंदू भी काफ़ी थे। सॉरी, पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश में वो इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ पे दंगे हो रहे थे, बहन बेटियों के चिथड़े उड़ाए जा रहे थे, बलात्कार हो रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि जो आज से कुछ समय पहले एक दूसरे के भाई थे, एक दूसरे की माताओं बहनों का सम्मान किया करते थे, आज उनका अपमान करें। कुछ राजनीतिक सियासतों को के भड़काव में आकर अपनी बहन बेटियों के साथ गलत करें। उन्हें आज़ादी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बांग्लादेश में वे सब कुछ समझा रहे थे, सबके बीच में अनशन कर रहे थे, व्रत रख रहे थे। बोले कि अगर आप लोग भाईचारे को नहीं बरकरार करोगे तो हम व्रत रख के अपनी जान दे देंगे। उन्हें एक ही चीज़ आती थी, अनशन, अहिंसा। कभी किसी को मार कर उन्होंने नहीं मनाया। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो हम आपके लिए अपनी जान दे देंगे। ये वही कर रहे थे। नेहरू जी ने गांधी जी को याद किया और कहा, सदी का महानायक महात्मा जिसने दृढ़ता से भारत की आज़ादी का मार्ग दिखाया, आज आज़ादी के अवसर पर उपस्थित नहीं है। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा दुखद था। जिसने भारत को आज़ाद करने में अहम भूमिका निभाई, आज वो भारत की आज़ादी के उल्लास में शामिल नहीं है। आज़ादी पहले भी किरकिरी हो गई थी, अब आज़ादी का मज़ा और किरकिरा हो गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्हें ही चुना गया भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में। इस पर भी काफ़ी सारी डिबेट है। कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहला प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ही चुना था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेशी मामले में निपुण थे। उस समय भारत का एकमात्र ऐसा नेता था जो पूरी तरह से अंग्रेजी में विदेशी सत्ताओं के सामने भारत के पक्ष को रख सकते थे। और गांधी जी नहीं चाहते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को नाराज़ किया जाए, क्योंकि अगर वो नाराज़ हो जाते तो भारत की आज़ादी हाथ में आने के बाद वापस चली जाती। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने एक पत्र लिख कर दिया कि आप अपनी सीट छोड़ दीजिए, आप चुनाव मत लड़िए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना हाथ वापस ले लिया, अपने पत्र को वापस ले लिया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू बिना एक भी वोट पाए भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन ये अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे। वैधानिक रूप से वो 1952 ईस्वी में भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। गांधी जी के इस विचार पर बहुत सारे लोग जो गांधी जी के समर्थक थे, जो गांधी जी को भगवान मानते थे, गांधी जी को गालियाँ देने लगे। लेकिन गांधी जी ने कहा, मुझे तारीफ़ों का शौक़ नहीं, भारत के विकास में अगर मैं कुछ भूमिका निभा सकता हूँ तो मेरे लिए बहुत है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने तो भारत की जनता का प्रश्न था कि नेहरू क्यों, आखिर वही क्यों, सरदार पटेल क्यों नहीं? जवाब गांधी जी के पास था। लेकिन गांधी जी सार्वजनिक करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी के मन में नेहरू के प्रति गलत भावनाएं बने। नेहरू कट्टरवादी नहीं थे। नेहरू के बारे में गांधी जी के विचार बहुत अच्छे थे। गांधी जी वे शख्स थे जिससे भारत प्रेरित था, और नेहरू वे व्यक्ति थे जिससे गांधी जी भी प्रेरित थे। सोचते थे कि वास्तव में बहुत सहनशीलता है नेहरू जी के अंदर। इस बात को आगे व्यक्त करते हुए थोड़ी बातें हैं। जवाब में गांधी जी ने भी कुछ बातें कही थी। उन्होंने 1930 में एक कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने कहा था, नेहरू एक चरमपंथी है जो समय से कहीं आगे सोचते हैं। वे विनम्र हैं, व्यवहारिक हैं। उनकी रफ्तार इतनी तेज नहीं कि चीज़ें टूट जाएं। वे दृढ़ हैं, शुद्ध हैं, सत्यनिष्ठ हैं, भय और निंदा से परे हैं। कोई उनका अपमान करे तो उन्हें बुरा नहीं लगता, और कोई उनको डरा दे, ऐसा कभी होता नहीं है। उन्होंने और ज़्यादा विशेषताएं बताते हुए कहा कि भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए नेहरू 9 बार जेल जा चुके, कभी संयम नहीं खोया, कभी उनके अंदर नरम पंथ को छोड़ गर्म पंथ के विचार नहीं आए, वो कभी उग्र नहीं हुए। 9 बार जेल झेला था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिनको आज गालियाँ पड़ती हैं। आप एक बार जाने के लिए तैयार शायद ना हो। आखिरी बार वो 1945 में गए थे जेल। किसानों पर उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे। वो सबसे ज़्यादा विरोधी थे तो किसानों पर लगाए जाने वाले टैक्स के, जो आज की भारत सरकार भी वसूलती है। उन्होंने इसके लिए 1930 में आंदोलन किया था कि किसानों पर लगाया गया टैक्स माफ़ किया जाए, जिस कारण से उन्हें 3 साल की जेल हुई थी। उस जेल में उनकी बेटी छोटी थी इंदिरा, तब वे उसे पत्र लिखा करते थे। इंदिरा को अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ, अपनी सांस्कृतिक गतिविधियाँ, विदेशों के बारे में, भारत के बारे में पत्रों के माध्यम से ही बताया करते थे।
राजनीति के साथ साथ वह लेखक भी थे। वो केवल एक नेता नहीं थे, वो एक लेखक भी थे। उन्हें बहुत सारी पुस्तकें लिखी, अपनी विचारधाराएं लिखी। आपने अगर 10th में पढ़ा होगा तो द गंगा नाम का एक चैप्टर था जिनमें उन्होंने अपनी एक भावनाएं व्यक्त की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमसे बहुत दूर के नहीं हैं, हमारे पास में ही पड़ता है प्रयागराज। वो वहाँ के मूल निवासी हैं, वहीं के बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत बड़े राजा थे। उनका एक अभी महल है, मोती महल, आप लोग शायद कभी घूमने गए होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आगे अपनी लेखनी लगातार लिखती रही, लेकिन उनकी सारी लेखनियाँ जेल में ही लिखी गई, क्योंकि उनका जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, महत्वपूर्ण अनुभव जेल में गुजरा। ये वही शख्स थे जिनको आज के युवा गाली देते हैं और कहते हैं कि वो अय्याश थे। 9 साल जेल झेलने वाला अगर भारत की आज़ादी के लिए अय्याश हो सकता है तो आपसे बड़ा अय्याश कोई नहीं होगा। नेहरू की राष्ट्रभक्ति में देवी प्रसाद शुक्ल राही जी ने लिखा। नेहरू जी को महानायक बताया देवी प्रसाद शुक्ल राही जी ने। आपने अगर 10th में पढ़ा होगा तो ज्योति जवाहर नामक एक काव्य लिखा गया था, मतलब खंड काव्य लिखा गया था। तो देवी प्रसाद शुक्ल जी ने उनके बारे में कुछ बातें लिखी, उनकी देशभक्ति के बारे में कुछ बातें लिखी। उन्होंने कहा क्या कि जब लगा देखन मानचित्र में भारत न मिला, तुझको पाया और तुझको देखा, नैनों में भारत का चित्र उभर आया। कहा राही जी ने इन्हें महानायक के रूप में व्यक्त करते हुए कहा कि मैं भारत को खोज पाऊँ ना खोज पाऊँ, भारत को पाऊँ ना पाऊँ, भारत का अस्तित्व पाऊँ ना पाऊँ, लेकिन यदि मैंने आपको देख लिया और आपकी आंखों पे ध्यान दे दिया तो मुझे भारत के वे सारे गुण दिख जाते हैं आपके अंदर ही, क्योंकि आप जो हो वही भारत है। ये देवी प्रसाद शुक्ल राही जी ने उनके बारे में लिखा था, जो कि खुद एक महान नायक थे, जो कि खुद एक महाकवि थे। नेहरू ने इंदिरा जी से कहा, चूँकि उनकी बेटी थी, बेटी और पिता में वार्तालाप होते हैं, वैसे बेटों में कम होते हैं, बेटे नालायक हो जाते हैं, बेटियों से पिता में बढ़िया वार्तालाप होती है। मम्मी से बेटे में होता है, बेटी की मम्मी से नहीं पड़ती और पिता का बेटे से नहीं पड़ता। तो बेटी थी तो बढ़िया वार्तालाप होती थी, दिल की बातें भी होती थी। तो नेहरू जी ने इंदिरा जी से कहा, हम आज़ाद नहीं हुए, हमें सज़ा मिली है, हमें सज़ा दी गई है, आज़ादी नहीं दी गई है। उन्होंने आंसुओं से भरी आंखों से नेहरू जी ने व्यक्त करते हुए आगे कहा कि अगर मालूम होता आज़ादी भारत को तोड़ देगी तब हम गुलामी को ही चुनते, वही बेहतरीन था, हम एक तो थे। ये नेहरू जी के विचार थे, जिनके बारे में आज समाज में गलत फहमियाँ फैली हुई हैं। नेहरू जी ने उस समय भारत का नेतृत्व किया। कहा जाता है नेहरू जी ने किया क्या? कांग्रेस ने 70 साल राज किया। कभी प्रमाण मांग लेने 70 साल में कौन कौन सी पार्टियां आई, कभी जवाब नहीं दे पाएंगे। नेहरू जी ने केवल 17 साल राज किया था, और उस 17 साल में नेहरू जी ने जो आज तक भारत को दिया, आज तक किसी नेता ने नहीं दिया। चाहे वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो, चाहे कोई अन्य प्रधानमंत्री, बहुत सारे प्रधानमंत्री है, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो अभी वर्तमान में हैं उन्हें तो आप जानते हैं, उनका नाम मैंने नहीं लिया। कोई नहीं दे पाया जो नेहरू जी ने उनको दिया था। उस 17 सालों में उन्होंने किया क्या क्या? नेहरू जी ने उस समय भारत का नेतृत्व किया जब भारत राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से अपाहिज हो चुका था। भारत के पास अपना कुछ नहीं बचा था, भारत लूट चुका था। 300 साल तक भारत पर राज किया गया था विदेशियों के द्वारा, एक राजकर्ता नहीं थे। कहा आपने सुना होगा भारत गुलाम था तो केवल अंग्रेजों का, ब्रिटेनियों का। गलत बात है। भारत डचों का गुलाम था, भारत पुर्तगालियों का गुलाम था, भारत मुगलों का गुलाम था, भारत ब्रिटेनों का गुलाम था, भारत फ्रांसीसियों का गुलाम था। ये 5 देश भारत पर राज करते थे। सबसे बाद में भारत का जो अंग आज़ाद हुआ वो गोवा था, 1961 में आज़ाद हुआ, पुर्तगालियों ने आज़ाद किया। भारत आज़ाद हुआ था, गोवा आज़ाद नहीं हुआ था। तो ये गलत है कि भारत पे किसी एक देश ने राज किया था, भारत पे देशों के समूह ने राज किया था। और जब एक चोर चोरी करता है तो घर में शायद ही कोई सामान बचता हो, 5 चोर चोरी करेंगे तो भारत के पास शायद ही कुछ बचा होगा। इसलिए कहा गया भारत अपाहिज हो चुका था, भारत के पास कुछ नहीं था, भारत के लोग भूखे मर रहे थे, जनसंख्या चरम पर थी, जनसंख्या बहुत हो चुकी थी, बेरोजगारी बहुत थी, कोई विकास नहीं था, कोई साइंस नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, क्योंकि हम गुलामी से आज़ाद हुए थे। और उस समय भारत को संभालने की जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू पे आई। ये वैसे ही था कि हमारे जब मम्मी घर में हो और घर में राशन का एक दाना ना हो और उनके सारे सपूतों को जोर की भूख लगी हो, भूख भी मिटानी हो, क्योंकि माँ की ये लालसा होती है कि उनका बेटा भूखा ना रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ऐसी ही चुनौतियाँ थीं। उन्होंने कहा कि लोगों से मानवता नष्ट हो चुकी है, कट्टरता चरम पर है। उन्होंने कट्टरता के बारे में बहुत सारी बातें लिखी कि कट्टरता गलत है, मानवता ही परम धर्म है, ना हिंदू मुस्लिम ना सिख ईसाई। इसी के बारे में बहुत सारे लेखनी लिखी।